जितने हरबे इस्तेमाल करने हैं वो अगर वो कर सकते हैं तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं कर पा रही हैं? खासकर समाजवादी पार्टी उन्हीं चीज़ों को उसको काउंटर क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, कंप्यूटर बांटना, एक किसी बच्चे के हाथ में एक मोबाइल दे देना किसी परिवार का, वो लोगों को दिखाता फिरता है कि मेरे परिवार ने मुझे एक मोबाइल दिया है। अखिलेश जी ने लैपटॉप तक बांट दिया, उसके बाद में भी लोगों ने उन्हें नहीं चुना और सड़क पर ला दिया। तो ये विकास लोगों को चाहिए नहीं, या आप जो विकास देना चाहते हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए, एक ऐसा है ना कि ये लोग खुल करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। गाय बैल से लेकर बॉम्ब लिंचिंग से लेकर आतंकवाद से लेकर धर्म परिवर्तन लेकर और देशद्रोह लेकर के देश से गद्दारी से लेकर ये ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कोरोना बढ़ाने वाले यही मुसलमान हैं, यही जो है तबलीग वाले हैं, जबकि सब झूठ होता है। लेकिन ये जनता बेचारी इनके बहकावे में आकर के वो समझती है कि भाई ये मुसलमान ही हैं, जो इस मुल्क में मुसलमानों को ठीक करने वाला अगर कोई होगा ना तो यही होंगे ये लोग, बीजेपी वाले। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कहते हैं ना कि धर्म वापसी हो जाओ, अब पहले आप लोग हिंदू थे फिर आ जाओ। अगर मैं माना कि मैंने सोच लिया कि चलो भाई हम पूरे देश के लोग सब के सब इनके बोलने पे पूरा धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और सब के सब घर वापसी कर लेते हैं, याद रखना सबसे पहले विरोध करने वाले यही लोग होंगे कि ये लोग कभी भी धर्म परिवर्तन अगर कर लेंगे तो फिर हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे? हमें सामने रख के तो इलेक्शन जीतते हैं लोग, ये मुस्लिम 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 करके। लेकिन अखिलेश जी वो काम नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। और दूसरी पार्टियां भी शायद ये बात नहीं कहेंगी कि भाई हमको चुन के लाओ, हम जो है जितना पैसा ब्लैक में पड़ा है सब ला देंगे, और कुछ नहीं लाए। और फिर आएंगे टीवी में बैठे बात करेंगे बेशर्मों की तरह से, कहेंगे मेरा जुमला था। ये करना इतना आसान नहीं है। इतनी मोटी चमड़ी सबकी नहीं जितनी उनकी मोटी चमड़ी है। ये सबकी गाली आपसे मुझे बताइए, आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आज तक इतना प्रधानमंत्री को इतना बुरे लफ्ज़ों से यकीन बोलने वाला, प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा अपमानित किया जाता है, क्या आज से पहले भी किसी प्रधानमंत्री को किया गया? बता दे कोई मुझे आज। कोई कह दे मैं गुलामी लिख लूँ। मनमोहन सिंह जी के बारे में दिखा दो मुझे आप कि उनके बारे में ऐसा कुछ हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में दिखा दो, इंदिरा गांधी के बारे में दिखा दो, राजीव गांधी के बारे में दिखा दो। लेकिन ये प्रधानमंत्री इतनी सीटें चुनकर आए, सब कुछ किया, लेकिन इनके बारे में जितना अपमानित जुमला आता है शायद दुनिया में किसी और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं आता। लेकिन सीटें फिर भी उन्हीं की आती हैं। बस ये झूठ बोल के आ रहे हैं। बहुत दिन नहीं चलेगी, ये काट की हांडी बहुत दिन नहीं चलेगी, बहुत जल्दी ख़त्म होगी। और मुझे लगता है 2022 ही आखिरी होगा इनका। सर, आपने थोड़े समय पहले एमआईएम को क्रिटिसाइज़ किया। वो एमआईएम से आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या घबराई हुई है? क्योंकि आप कभी उनको बीजेपी का बी टीम कहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने ही मुंबई में उसे उनकी सिटिंग सीट हरा के आपका विधायक चुन के आया, वहाँ पे आपका कारपोरेटर चुन के आया। तो एमआईएम को लेके आपकी क्या भूमिका है सर? क्या आप सही में वो बीजेपी की बी टीम है? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मुझे कोई भी आए लड़े, जमहूरियत में सबको हक लड़ने का लड़ो, लड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ख़ास तौर से ये पार्टी का नाम है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों का पूरा एक समूह जमा करना है इनको। मुसलमान अगर पूरा का पूरा एक साथ जमा हो जाएगा, ये तो चाहती है आरएसएस, और आरएसएस चाहती है मुस्लिम एक तरफ जाए। यही तो कहा था उन्होंने, अपना वो एमपी थे जो बीजेपी के कि 2014 के पहले, कि हम 85% हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे और 15% मुसलमानों के वोटों को देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी में बांट देंगे और हम राज करेंगे। अब कोई आके कहे कि मैं मुसलमानों को इकट्ठा करूंगा, तो आरएसएस तो यही चाहती है ना कि मुसलमान एक साथ जाएंगे तो कितनी सीटें चुन के आएंगे पूरे देश में, और वो 85% इकट्ठा हों तो कितनी चुन के आएंगे। इसलिए ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका है। अब मेरा देश कोई हिंदू या कोई मुस्लिम मुल्क नहीं बनेगा, बल्कि ये बनेगा, ये लोग जो हैं सिर्फ पोलराइजेशन करवा रहे हैं इन ऐसी बातों से। मुझे बताइए, अगर कोई ये कहे कि योगी जी को मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, कौन से वोट की बदौलत कह रहे हैं आप? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लीडरशिप दलित भाई, एससी एसटी मान लेगी? कितनी सीटें आज तक आप 1923 से आज तक संघर्ष करते आ रहे हो एक स्टेट के अंदर जहाँ सिर्फ 7 सीटें आप चुन के आते हैं, वहाँ आज तक आप नहीं ला सके, किसी कोई अलायंस करके वहाँ नहीं ला सके, एससी एसटी को नहीं ला सके, गैर मुस्लिम को नहीं ला सके, किसी और को। आप किस भरोसे आप यूपी में जाके इनको ले आओगे और इतना वोट ले लोगे कि आप मेजॉरिटी में आ जाओगे और अपना मुख्यमंत्री बना लोगे? इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दोगे। ये सब जो है ना सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। लड़े, जिसको लड़ना हो लड़े, कोई बात नहीं है। अच्छा, यही इल्ज़ामात आप पर भी एक दौर में लगते थे
के बी टीम हैं आप। देखिए ऐसा है ना कि मैं वो पार्टी हूँ जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं हूँ, या इत्तेहादुल हिंदू नहीं हूँ, या इत्तेहादुल SC ST नहीं हूँ। मैं एक ओपन पार्टी हूँ जिसमें ये जिस तरह से बीजेपी 84 में संघर्ष कर रही थी, 2 सीट थी, आज इस बार इतनी सीटें आ गई। मुलायम सिंह यादव जी ने 89 में बनाया पार्टी, 92 में बनाया पार्टी, 3 से 4 बार उनकी सरकार वहाँ रही। वो 1923 की बनाई पार्टी आज तक सरकार बना हुआ है क्या? तो हमें चांसेस हैं आगे, हम संघर्ष करेंगे, हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं, जितना चिल्लाना हो चिल्लाएं, लेकिन हमारे पास चांसेस हैं। अभी अगर मैंने कहा अखिलेश जी से कि आप एक लीडरशिप महाराष्ट्र में डेवलप कर दीजिए, एक दे दीजिए किसी अच्छे महाराष्ट्र भाई को राज्यसभा में दीजिए, और एक लाइव वहाँ से UP से लाते हैं, वहाँ जहाँ जब ऐसी रहे उनको चुन के लाते हैं, और ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े लीडरों उनको स्टेट में लाइए तो पार्टी बन जाएगी। लेकिन हमारे लीडरों को अभी UP पहले मजबूत करना, बाद में आगे जाना है। एक राष्ट्रीय भूमिका भी आप लोग तलाश रहे हैं, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे विनोद जी और मेराज भाई की सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट था, उस पर मेराज भाई आप कुछ आपके सवालात थे कि सेंट्रल विस्टा नेशनल भूमिका आपने तलाशी है, आप उसमें एग्रेसिवली पार्ट ले रहे हैं, और 23,000 करोड़ रुपए के बजट की ज़रूरत कैसे आन पड़ी, क्या आन पड़ी? मेराज भाई आप उस पर नहीं, अभी आपने असेंबली में भी उसके विरोध किया, मुखालफत की। सेंट्रल विस्टा एक नया संसद भवन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना ऐसा है कि भाई सीटें बढ़ने वाली, 800 सीट बढ़ जाएगी तो लोग बैठें कहाँ, ये खूबसूरत चीज़ बनेगी, बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हो? आप तो बहुत पेश हैं, आप दिल्ली भी गए, अभी लखनऊ भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारा मीटिंगें ले रहे हैं, खुद असेंबली में, महाराष्ट्र असेंबली में आपने इसके विरोध में आवाज़ बुलंद की। तो क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग इसका? सबसे पहले इसका विरोध करने का कारण ये है कि देश गुर्बत से जूझ रहा है। आपने देख लिया, मैं खाली UP की बात करूं तो UP में ऐसी हाहाकार मची कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने से मर गए, और पार्लियामेंट ने बोल दिया कि ऑक्सीजन से नहीं मिलने से कोई मरा ही नहीं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अस्पताल में जगह नहीं, अस्पताल ही नहीं है, लाश जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, आदमी मर रहे हैं 100, बता रहे 5, लाइन लगी हुई है शमशान में, कब्रिस्तान में। अगर कब्रिस्तान और शमशान का डाटा लिया जाता है तो लाखों लोग मर गए वहाँ पर, किस लिए कि इलाज सही नहीं हो सका। महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस का दाम 1,000 रुपये से ऊपर हो गया, रसोई गैस का। पेट्रोल डीजल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान 8 महीने से बैठा हुआ है आंदोलन पर, और किसानों के लिए जो कानून बनाया गया, किसानों को कहते हैं कि हमारे लिए पसंद नहीं, हमको है, हटाओ इसको, सरकार सुनने को तैयार। ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें नौकरी की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है। 23,000 करोड़ आज है, शायद बनते बनते ये 50,000 करोड़ हो सकता है। अब इस वक्त ऐसे में जहाँ एक महामारी आई है, देश में गरीबी है, GDP कम हो रहा है, बेकारी हो रही है, तो ये पैसे से देश में अस्पताल बनना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमारी क्या, देश की 130 करोड़ जनता को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अभी इस वक्त इतनी शानदार इमारत जिस पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिस पे गांधी जी का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फ़ोटो है, जो हमारे पुरखों की निशानियाँ हैं, उसको तोड़ करके मोदी जी वहाँ एक बनाएंगे। इसके पीछे उनका सिर्फ एक मंशा है कि शायद 2024 में चुन के मैं नहीं आऊँगा, 2024 तक ये चीज़ें बन जाएँ, और उसके बाद हमारी एक निशानी रह जाए, और इस देश का संविधान और इस देश का पार्लियामेंट नया आ जाए। ये है इसके पीछे मंशा। इसलिए मुझे क्या, इस देश के एक एक आदमी को जो इस देश के संविधान से प्यार करता है, जो चाहता है इस देश में अस्पताल गांव-गांव में बन जाए, गुर्बत दूर हो, उससे बिल्कुल इसका खुला जो विरोध करना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं बनाने देना चाहिए। सारा पैसा अस्पताल और गुर्बत को दूर करने में लगना चाहिए। सर, मैं एक बार फिर आपसे धर्मनिरपेक्ष वाले विषय पे बात करना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि हमने अक्सर आपके स्टेटमेंट जो देखे हैं उसमें ये आता है कि आप सिमी पर से प्रतिबंध हटाने की बात करते हैं। आपकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में है। सिमी के बारे में लोगों का पब्लिक परसेप्शन ये है कि वो कोई टेररिस्ट संगठन से जुड़ा है या उस तरह की छवि रखती है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की मांग करने से आपकी जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसके ऊपर कहीं ना कोई आँच आ रही है? हाँ, आँच तो आ रही है, बिल्कुल 100% आँच आ रही है, क्योंकि सच किसी को कबूल नहीं है ना। सिमी का मैं नहीं हूँ, मुझे क्या लेना देना सिमी से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1973 में या 77 में सिमी बनाई गई थी कि जो भी माइनॉरिटी के मुस्लिम बच्चे हैं, अपनी कौम के बच्चे हैं, लड़कियां शादी नहीं होती, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए कुछ न कुछ संघर्ष करेंगे बच्चे, यूनिवर्सिटी के लड़के, तो ये देश में बढ़ी। अब उस पर बैंड लग गया।
ठीक है, अगर गलत है तो बैन लगना चाहिए। आतंकवादी तो बिल्कुल उसको बंद कर देना चाहिए, सबको जेल भेज देना चाहिए। कुर्ला में यहीं जहाँ बैठा हूँ मैं ना, इसी कुर्ला पुलिस स्टेशन में सबसे पहले बम्बई में लोग पकड़े गए थे। मैं गया था तो मैंने बहुत आंदोलन किया, बताओ क्या इनके पास हथियार मिला है। तो जब मैंने बहुत ज़िद किया तो मुझे उन आरोपियों से मिलने मिला, तो उन्होंने छुरी रखी थी, छुरी अपने कबाट में इसलिए रखी थी, बकरीद में जब बकरे काटे जाते हैं तो उसका चमड़ा ले लेते हैं, लेकर बेच के उस पैसे से लोगों की मदद करते हैं, इसलिए छुरी रखी थी। अब ये इस ज़माने में जब AK-47 चलता हो, बम चलता हो, AK-56 चलता हो, तो छुरी से आतंकवाद करेंगे? ये आप खुद सोचो, बताओ मुझे आप। उसके बाद सब पकड़े गए पूरे देश में, कुछ छूटे कुछ बंद रहे। भी दिल्ली की हाई कोर्ट ने 256 पेज का एक जजमेंट दिया। ज़रा सुनिए मेरी बात, और पूरे लोग सुनाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर सिमी आतंकवादी संगठन है तो उस पर बैन लगना ही चाहिए, लेकिन अगर RSS कह दे, शिवसेना कह दे या कांग्रेस कह दे ये आतंकवादी है, तो मैं कैसे मान जाऊँगा? कौन तय करेगा इसको तय तो कोर्ट करेगी, प्रोसिक्यूशन ला के देवे सबूत, कैसे आपने आतंकवादी कहा? दिल्ली की एक महिला जज जो नॉन मुस्लिम है, रिस्पेक्टेड जज ने जजमेंट दिया कि मेरे पास सिमी के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया, पुलिस ने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया जिससे मैं सिमी पे आगे बैन लगाने का ऑर्डर कर सकूं, इसलिए मैं सिमी से बैन उठाने का ऑर्डर करती हूं। आपको चाहिए मैं जजमेंट देता हूं आपको। उसके वकील सलमान खुर्शीद साहब थे जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर बने, लेकिन इसी कांग्रेस ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में बैन लगा दिया और बैन पर ऐसे पड़ा हुआ है, फाइल डाल दिया ठंडे बस्ते में। तो बताइए मैंने कौन सा गलत बात कर दिया? अगर जज साहब कह रहे हैं कि कोई इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो मैं किसी के बोलने मान दूँ और मैं उसी के सामने पूछूं? अभिनव भारत के लोगों को मुंबई, नई मुंबई में, महाराष्ट्र में कई जगहों पर बम रखने में 10 साल सजाएं हुई, 10 साल सजा हुई। सुनिए आप मेरी बात जी, वो भी संगठन एक है, उस पर बैन नहीं लगा। मैं बोलूँगा तो मैं कट्टरपंथी खा जाऊँगा? लगाइए बैन, हमें क्या लेना देना है? हम तो हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते हैं, लेकिन अभिनव भारत में मुसलमान नहीं, इसलिए उसको बैन मत लगाओ, और यहाँ मुसलमान उसको बैन लगा दो। ये जो चीज़, इसकी मुखालफत मैं करता हूँ। तो ये तो कांग्रेस भी करती रही है ना? हाँ, तो कांग्रेस तो करी रही, कांग्रेस का तो बीजेपी से पहले सब कांग्रेस ने किया हुआ है, यानी बोया हुआ है, काटिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो खिचड़ी पकाई थी कांग्रेस ने, वो बीजेपी खा रही है। सर, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जी हाँ। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि उनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जी मेरा भी नहीं, ये तो चलते रहेगा। तो जो नफ़रत की सियासत है, ये जो रोज़ाना नफ़रत, मॉब लिंचिंग, मुसलमान हिंदू, मंदिर मस्जिद, इस पर रोक लगाने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, इसको तोड़ के लिए क्या करना चाहिए? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? क्या करना चाहिए? पब्लिक को क्या करना चाहिए? जनता को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये ख़त्म नहीं होगी तो ये देश तो चरमाया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा देश। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने देखा अभी जमात इस्लामी के लोगों ने मस्जिदें खोल दिया, स्कूल खोल दिए, बोले आओ भाई हमारे कट्टरपंथी लोग आओ, उसमें देखो हम क्या करते हैं। जो नफ़रत फैलाई जा रही देखिए आप आकर के। हम मुसलमानों के किए हुए कामों को हिंदू भाइयों के बीच में ले जाएं, सच्चाई बयान करें। देखो सच्चाई ये है, ये लोग झूठ दिखाते हैं, इन चीज़ों को दिखाना चाहिए। जैसे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत ऐसा होता है कि बहुत कट्टरपंथी थे, उन्होंने मंदिरें तोड़ा, क्या तोड़े, उन्होंने मस्जिदें भी तोड़ी, बताते हैं। वो पुनियानी साहब से बात करिए, आप बुलाइए उनको, वो हिंदू हैं, राम पुनियानी साहब बताएंगे आपको कि क्या सच्चाई इसमें है। लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में अगर कह दो आप तो आवाला मच जाता है, जबकि टीपू सुल्तान ने सबसे पहले लड़ाई लड़ी आज़ादी की अंग्रेज़ों से, और इतने बहादुर थे कि उनके शहीद होने के बाद भी अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी उनके पास जाकर खड़े हो जाएं। तो ये चीज़ें हम जो है ना, हमें हमारी कम्युनिटी को, वो लोग जो सच्चे हैं इंसान हैं, उनको इन चीज़ों को हमारे हिंदू भाइयों के बीच में उजागर करना चाहिए। अच्छा भाई, देखो जो तुमको तस्वीर का रुख दिखाया जा रहा है ना, वो गलत है, वो गलत है। मदरसे के बारे में आतंकवादी अड्डे, मैं किसी और मुल्क के मदरसे के बारे में जाने दो, मैं भारतवर्ष में रहने वाले एक एक मदरसे में चैलेंज करता हूँ कि आओ हमारे भाइयों, जो भी व्यक्ति यहाँ पर खिलाफ है मुसलमानों के, मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कहता है, आओ उस मदरसे में 2-3 महीना रहो, वहाँ CCTV लगा दो, फ्री खाना खाओ, मदरसे का कमरा भी वहाँ से एक ले लो, और जो पढ़ाई होती है जो होती है सब देखते रहो। आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी हिंदू भाई या किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात होती हो। बिल्कुल नहीं, इंसानियत की बात होती है। और आप जो नफ़रत करते हो ना, आप खुद कहने लग जाओगे नहीं भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं।
अच्छा भाई, ये जैसे जमात इस्लामी का आपने जिक्र किया कि जमात इस्लामी ने शुरू किया था, तो इस मुहिम को आप क्यों नहीं शुरू करते? आपसे एक बार चर्चा हुई थी, आपने कहा था कि इस तरह की बातें होनी चाहिए, तो आप इसे क्यों नहीं शुरू करते कि चलिए आइए, नो योर मस्जिद, नो योर मुस्लिम, नो योर नेबर, ये एक तरह की चीज़ें क्यों नहीं शुरू हो सकती? और गलत फहमियों की जो दीवारें बनी हुई हैं या बनाई जा रही हैं, मिटती हैं फिर बन जाती हैं, देखिए इसे क्यों नहीं शुरू मैं किया जा कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर मीटिंग में हर जगह थोड़े थोड़े जहाँ मुसलमान तो बुलाता हूँ उनको और कहता हूँ कि जो इस्लाम ने सही तालीम दिया उन तालीम को दिखाओ अपने गैर मुस्लिम भाइयों को, वो लोग तुम्हारे से करीब आ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ उनको ये चीज़ें, हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बात समझिए ना आप, एक आदमी सो रहा है ना तो जगाना बहुत आसान है, एक आदमी सो नहीं रहा बल्कि सोने का बहाना कर रहा है तो उसको जगाना बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग जो है ना जानते हैं सच्चाई, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो सोने का बहाना किए वो जागना नहीं चाहते। वो ऐसी चीज़ों को जिससे कोई पैसा खर्च नहीं होता, जिसमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ भाषण कर दो और वोट ले लो, तो वो लोग इन चीज़ों को सही नहीं होने दे रहे हैं। कोई और सवाल? सर सवाल वही था कि आपने कहा कि मॉब लिंचिंग यानी सामूहिक रूप से किसी निर्दोष की हत्या कर देना, सर इसके लिए क्या आपको लगता है कि करना चाहिए कि इस तरह से जो देश को विभाजित करने वाली शक्तियां हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं और देश की छवि खराब होती है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए सबसे बड़ी बात है बीफ पे बैंड भारतवर्ष में पूरे लगना चाहिए, पूरा लगा दो ताकि ये बात ख़त्म हो जाए, और कानून सख्त कर दो, जो कानून है उस पर सीधा पकड़ो और कानून इम्प्लीमेंट करो, परंतु ये नहीं होता है। नहीं तो गोवा में अलग है, सुनिए ना, हम बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में अलग सुनिए है। ना, अभी एक वही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के मिनिस्टर का बयान ये आया था। नाटक है ना कि जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ की जनता को बीफ बैंड से फ़ायदा होगा तो वहाँ लगा दो। अरे वही गाय वही बैल जिसको हम पूजते हैं वही गोवा में भी है, वही मिज़ोरम में भी है, वही नॉर्थ ईस्ट में भी है, वहाँ आप उसको अलाउ करते हो, उसको काटते हो। आप इतने वो क्या बोलते हैं, बेरहम और कमीने इंसान हो कि उस हमारे जिसको हम पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, उसको आप वहाँ काटने में परमिशन देते हो और यहाँ पर नहीं देते हो। ये क्या तरीका, दोगली नीति है ये। पूरे देश में एक कानून बनाओ, जो कानून बने उसको वो करो, और दुनिया जैसे चलती है वैसे हम चलेंगे, हम अपनी मनमानी चलेंगे। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, ये क्या मतलब सरकारें तय करेंगी क्या? ये चीज़ों को बंद करना चाहिए। और जो है दूसरी चीज़ है, ऐसी जब एक आदमी को कोई इस तरह मारता है तो सीधा का सीधा मॉब लिंचिंग पे लगाना चाहिए इनको UAPA, ऐसा कानून लगा दो कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे और कानून अपना काम करे। जो भी किया ना, जो भी पकड़ा उसको बिल्कुल जेल में डाल दो। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत जगह पर यहाँ पे हो रहा है, बीफ का कारोबार हो रहा है, लोग काट रहे हैं और हफ्ता लिया जा रहा है। अभी मुझे किसी ने बताया कि भाई औरंगाबाद में कोई आदमी ये काम कर रहा था तो उसको फ़ोन आया कि साहब जाने वाले हैं, आज मत करना काम। जो ऑफिसर रहते हैं वो पैसा लेते हैं, लोग उस पैसा लेकर कटवाते हैं। कितने बेशर्म हैं, वही लोग रोक लगवाते हैं, वही पैसे लेकर कटवाते हैं। एक जर्नलिस्ट ने तो 3-4 महीना गुजारा भी था गुजरात में कि किस तरह ये बजरंग दल वगैरह के लोग पैसा लेकर। हाँ, इनको गाय से मोहब्बत नहीं है। कितने दिन चलेगा ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। अरे इसी से देश तबाह हो रहा है। तो कब तक चलेगा ये? हाँ बस ये कब, अब क्या बताऊँ आपको। आप सब मीडिया के लोग भी ज़रा माफ़ करना, आप लोग मीडिया के लोग भी तलवे चाटने वाले होंगे। आप माफ बुरा मानो, भगा दो मुझे आप बोलूँगा तो, लेकिन मीडिया के लोग जो है ना, सारे लोग तो नहीं हो सकते। सच्चाई नहीं, बस ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं मेरे से लोग जी। तो मीडिया के जितने मालिकान बैठे हैं ना, वो सब तलवे चाट रहे हैं मोदी जी के। और जो सवाल करना चाहिए ना मीडिया को, सरकार से वो सवाल नहीं करते हैं। वो रोज़ आना शाम को सरकार के लोग सामने से इस तरह से चर्चा भी तो नहीं करते। तो बाइकआउट कर दो उनका। कितने लोग करेंगे? आप चर्चा किस बात करते हो? चर्चा आप करते हो मॉब लिंचिंग की, चर्चा करते हो लव जिहाद की, चर्चा करते हो आप जो है 3 तलाक की। अब भाई हमको भी तो दर्शक चाहिए, तो लो दर्शक चाहिए। सर आपने कहा मीडिया दर्शक लो, टीवी का आमदनी बढ़ाओ और देश को बर्बाद करो। सर आपने तो कहा होता है तो होता रहे, नेता लड़ते रहे तो दुकान तो चलेगी। हाँ चलाइए ना दुकान, इससे क्या होगा? इससे बर्बाद होगा देश। गांधी जी की आत्मा, अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी तो गांधी जी की आत्मा खून के आंसू रोती होगी। तो गांधी जी को पूछ कौन रहा है? हम लोग पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी गांधी जी को कि वो सुनो। गांधी को तो पूछ और लोग भी रहे हैं अपनी सहूलत से। नहीं वो कहाँ पूछ रहे हैं? वो तो उनको गांधी को भी पूछ रहे हैं और गांधी के कातिल को भी। नहीं, तो ये तो दोगली नीति होती है, जानते नहीं, असलियत नहीं जानते लोग। जो गांधी जी के कातिल को पूछे वो गांधी जी का कातिल है, समझो। तो फिर कैसे ये बात फिर वही घूम कर आती है कि पता सबको है
लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने में या उस तरह की मानसिकता को बदलने में कोई भूमिका निकल कर नहीं आ रही है, फिर वो ध्रुवीकरण की तरफ चले जा रहे हैं। उसे रोकने के लिए कैसे क्या करेंगे? जो मेरी चिंता है, जो विनोद जी की चिंता है, वही मेरा जी की चिंता है, वही आपकी चिंता है, लेकिन वो एक निकल कर नहीं आ रहा है। दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वो चुप हैं। जिस दिन वो सब बोलने लग जाएंगे अच्छे लोग, उस दिन ये काम हो जाएगा। तो ये होगा कैसे? उसके लिए किसी को ना किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा, इनिशिएट किसी को लेना पड़ेगा। ऐसे हम सोच लें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, चैनल वाले, अखबार वाले सब, तो मायूसी हो जाएगी ना। मायूस होने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, इन्हीं चैनल्स को, यही चैनल्स तब भी थे, यही चैनल्स अब भी हैं, यही चैनल्स के पत्रकार तब भी थे, यही चैनल्स के पत्रकार अब भी हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अब की सरकारों ने, ऐसा माना जाता है कि सारे लोग उनके हो गए? भाई आपके भी तो हो सकते थे, आपने वैसा क्यों कुछ नहीं किया? पैसा इतना नहीं किसी के पास जितना इनके पास पैसा है। इन्होंने नोटबंदी के बाद पैसे तो खत्म हो गए ना, काला धन सब रुक गया है। नहीं, नोटबंदी का पैसा इनके पास आ गए। इन्होंने बहुत नोट छाप लिया। काला धन के बाद नहीं, सब सुनिए, असलियत सुनिए आप जी। इन्होंने वो सब काम किया जो कोई भी इंसानियत वाला आदमी नहीं कर सकता। लोगों का फ़ोन टेप कर लिया, उनको ब्लैकमेल शुरू कर दिया। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका लड़की से बात कर रहे थे, आपके परिवार को दिखा दूंगा। आपने ये नहीं किया तो आपने पैसे इतने जमा किए, इनकम टैक्स नहीं भरे, आपको ईडी में डाल दूंगा। ये चीज़ें करके वो ब्लैकमेल कर लिया। ये हर आदमी, ये गैर इंसानियत की चीज़ है, गैर कानूनी कर लिया इन्होंने ईडी को सबको अपने हाथ में रख लिया। इन्होंने छोटे छोटे कामों के लिए इतना रुपया देना शुरू कर दिया, लोगों ने अपना ईमान बेच दिया लोगों ने। तो फिर ये ऐसी बहाने चल रहे हैं, लेकिन बहुत दिन नहीं चलेंगे। सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने कुछ समय पहले कहा कि सारे मीडिया के लोग या कुछ मीडिया के लोग सरकार के तलवे चाटने लगे। सर, आप देखिए कि पेगासस जासूसी कांड का जो मुद्दा है वो गली से लेकर संसद तक और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसे मुद्दों को जो अखबार उठा रहे हैं या जो चैनल दिखा रहे हैं, उनके कार्यालयों पे छापे गिर रहे हैं, उनके खिलाफ में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि मीडिया या ऐसे मीडिया हाउसेस के सामने काम कर रहे हैं? मैं तो ताली बजा के कहूँगा, दैनिक भास्कर ने थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा छापा कुछ, तो क्या हुआ इनका? इनके पूरे जितने देश में इनके ऑफिस सब पे रेड पड़ी कि नहीं पड़ी? क्यों रेड पड़ी? क्यों? आपने जहाँ किसी ने, ताकतवर आदमी ने सरकार के खिलाफ बोला, वो तैयार रहे फिर जेल जाने के लिए। डरते हैं लोग बेचारे, क्या करेंगे लोग? नहीं, पेगासस जासूसी कांड के ऊपर सर आपकी क्या भूमिका है? क्या कभी आपको भी लगा, क्योंकि आप भी देश के एक बड़े नेता है, खुल के बेबाक अपनी राय रखते हैं, तो आपको लगा कि आपकी भी कभी जासूसी हो रही होगी या आपके फ़ोन भी टेप किए गए, आपकी बातें भी सुनी गई? आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं मालूम मुझे, ज़रूर हो रहा होता ही होगा, जिससे खतरा। मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन बहुत होता होगा, ये बहुत लोगों को हो रहा है। गलत है ये, लोगों की प्राइवेट निजी ज़िंदगी में इस तरह से इंटरफेरेंस करना गलत है। सरकार का तो काम है ना लोगों पे नज़र रखना। सरकार का काम है तो और सरकार ने ही कानून बनाया है ये कि किसी का टेप, किसी की निजी ज़िंदगी की चीज़ें नहीं टेप की जा सकती। ये तो वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। अरे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, उससे ब्लैकमेल तो कर रहे हैं ना। सार्वजनिक नहीं किया और भेज दिया, सलमान भाई देखो तुमने ये बात किया था उस दिन, क्या बोलते हो? सलमान, अरे भाई बाप रे बाप, मुझे माफ़ कर दो भैया, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। ये तो हो गया ना काम। तो चलिए इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए कोई क्यों नहीं कोई गांधी, कोई क्यों नहीं कोई जेपी, कोई क्यों नहीं इस तरह की भूमिका में खड़ा हो पाता और एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाता? होगा, ज़रूर होगा, देर है दुरुस्त। ये अभी जो 10, 12, 14 जो लोग इकट्ठा हुए थे उसमें सारे लोग गए थे कांग्रेस की पहल पर। उसमें बीएसपी और आप और एमआईएम के लोग नहीं गए थे, बाकी बड़े दल के लोग शामिल हुए थे। कुछ उम्मीद जग रही है आपको? लगता है कि ये गैर बीजेपी एक महाज खड़ा हो सकता है? नाउमीदी कुफ्र है और लोग ये सोच लें कि मेरी पार्टी बढ़े ना बढ़े, मैं देश को बढ़ाऊंगा तो काम हो जाएगा, लेकिन ये सोचेंगे नहीं मेरी पार्टी पहले बढ़े, बाद में देश भी कभी नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी पिछले 1-1.5 महीना पहले महाराष्ट्र और भारत से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 12 पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी थी, सीपीआई, सीपीएम, शेका पक्ष, लाल निशान और बहुत सी पार्टियां थी, तकरीबन 12 पार्टियां। आप भी बैठक में थे, बहुत अहम भूमिका आपने निभाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें बहुत सारे डिमांड भी किए थे। तो क्या लगता है इस तरह के कोई बात आगे महाराष्ट्र में कामयाब हो सकती है, उससे कोई फ़ायदा हो सकता है? मैंने कहा ना कि जनता चाहती है पार्टियां जो हैं लास्ट में आकर के कि मेरी पार्टी बड़ी बन जाए
और मैं ज़्यादा इलेक्शन लड़ जाऊँ, ज़्यादा सीटें लेकर के बेच दूँ, पैसे कमा लूँ, ये चीज़ें हैं जो ना वो देश को पीछे कर रही हैं। जो भी अलायंस होता है तो बातें टूटती हैं सिर्फ टिकट बंटवारे के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि आप भीड़ में सबसे पीछे बैठने को सोच लीजिए, आप सबसे कम सीट लड़ने की सोच लीजिए, और आप सबसे आगे देश को रखिए, देश की सेकुलरिज्म को रखिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। आज़म खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, एमपी हैं, और सिर्फ एमपी ही नहीं, वरिष्ठ नेता नहीं, ये समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से हैं, ये फाउंडर्स में से हैं। आज वो बीमार हैं, जेल में हैं, उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। बीमार होने के बावजूद भी योगी गवर्नमेंट जो है उन पर जुल्म ढाई जा रही, पूरी फैमिली परेशान है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कदम उठाया अखिलेश यादव जी ने, आपने, समाजवादी पार्टी ने? इस तरह जनता जानना चाहती है। देखिए, आज़म खान साहब नेताजी के बाद, अखिलेश जी के बाद उनका ही नंबर आता है, वही सबसे बड़े नेता हैं। आज़म खान की पार्टी में बहुत रिस्पेक्ट है। आज़म खान साहब के ऊपर जब केस हुआ तो पार्टी ने पूरी मेहनत के साथ आवाज़ उठाई, लेकिन आज यूपी में ऐसा है कि अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है। एक आदमी ने दिखा दिया कि आज गरीबी इतनी है यहाँ पर, एक प्रेस वाले ने नमक और रोटी खा रहा आदमी, उसको जेल में भेज दिया कि तुम हमारी सरकार की नाकामियों को उजागर करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। आज कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं। अनडिक्लेयर इमरजेंसी है यूपी में। समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत साथ मेहनत किया और हमारा कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के निकल के क्या कहे सुना आपने ना, कि देश में जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीमार हुई, जिन पे बम ब्लास्ट का मुकदमा था आतंकवाद का, उनको ज़मानत दी बीमारी के बहाने से, लेकिन इसी देश में आज़म भाई को बीमारी के बहाने से नहीं छोड़ा, ज़मानत नहीं मिली। आज़म भाई का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, अभी तक ज़मानत नहीं मिली। बीमार हैं, अखिलेश यादव ने दिल्ली से स्पेशल वकील डॉक्टर बुलाया, उनकी तीमारदारी हो रही है, सब कोशिश हो रही है। जो लोग आज़म भाई को गाली बकते थे, जो लोग आज़म भाई के बारे में कहते हैं कि तेरी माँ बहन नहीं थी क्या आज़म खान, क्या क्या अल्फाज से नवाजा इन लोगों ने जो हैदराबाद से आए हैं, कैसी कैसी बुरी बातें कहा, आज वो लोग आज़म भाई की बात करते हैं सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए। आज़म भाई हमारे नेता हैं और रहेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे होकर भी आएंगे, 2022 में काम भी करेंगे, और अखिलेश यादव उनकी इज़्ज़त करते हैं। आपको बता दूं कि सारा काम अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, उनका परिवार पूरा संतुष्ट है। ये जो है ना, ये चंडू खाने की खबरें ला करके ये पब्लिक में एक इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही। सर, ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में बहुसंख्य समाज की तो बात सारे लोग कर रहे हैं यूपी में, पर जो मुस्लिम समाज है या अक़लियत के लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज है, उनके मुद्दे पे बात करने से, उनके इशू को उठाने से लोग डर रहे हैं या कतरा रहे हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्या लग रहा है, क्यों अल्पसंख्यक समाज की बातें यूपी में नहीं उठाई जा रही है? नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो आज मुस्लिम इश्यूज पे बात ही नहीं करना चाहती। मुस्लिम खतरा है ना, स्टेज पर नहीं लाना चाहती। खतरा है ना मिराज भाई, ऐसा है ना भाई, पोलराइजेशन का खर्च मोदी जी ने सिखा दिया, सबके दिलो दिमाग में डाल दिया कि अगर तुम टोपी पहनोगे तो 15% लोगों को लाओगे, 85% तुम्हारे से दूर चला जाएगा। इस तरह की नफ़रत मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में किया है और इसी वजह से लोग डर गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है। असीम साहब, बहुत सारे सवालात और भी हैं आपके पास, आपसे जुड़े हुए, और आपसे कई सवालात तीखे, कई सवालात आपसे मिलते जुलते, और कई ख्यालात आपसे मिलते जुलते, और कई बातों में आपसे विरोध। लेकिन उसके बावजूद एक प्रयास हमारा ये था कि आपके ज़रिए आप कुछ देश से जुड़े हुए, कुछ भारत से जुड़े हुए, कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए, कुछ ओबीसी से जुड़े हुए, कुछ आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, कुछ नेताओं से जुड़े हुए सवालात आपके ज़रिए लोगों से पूछे जाएं, लोगों तक पहुँचें आपके ज़रिए। कुछ हद तक हम सफल हुए, कुछ अधूरी बातें हैं। एक सवाल हम लोग अगर कर लें तो अच्छा रहेगा। जी, चलते चलते आप। मुंबई में, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव, कारपोरेशन का चुनाव, तो कारपोरेशन के चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी, कितनी सीट लड़ाई जाएगी, क्या किसी से गठबंधन होगा तो किन लोगों से होगा, क्या लगता है समाजवादी पार्टी क्या कितनी कामयाब हो सकेगी ये आने वाले कारपोरेशन में जो मुंबई में होने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन सबसे करना चाहती है, बीजेपी, शिवसेना और ये जो है मन से छोड़ के, लेकिन अभी शिवसेना हमारे करीब भी आ चुकी है। लेकिन अगर ये लोग ईमानदारी से करें तो हम इनसे गठबंधन करें। लेकिन कहते हैं ना कि एक बिल से ढसा हुआ मोमिन दोबारा उस बिल में हाथ डालता नहीं। हमने जब भी अलायंस किया
कांग्रेस एनसीपी का अलायंस होता है, हमने उस अलायंस में हम गए, हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमें जो सीटें दी गई उसी सीट पर लोगों ने खड़ा कर दिया, हमारे उम्मीदवार को तोड़ने की कोशिश की गई। इसलिए मैं समझता हूँ आप तो चर्चा के बीच से आपको दूर तक ले जाते हैं और फिर उसके बाद हाँ, छोड़ दिया जाता है। बाद में छोड़ देते हैं। और हम ये समझते हैं कि हमें अकेले इलेक्शन लड़ना है और कोशिश करना है कि हमें जहाँ अच्छे उम्मीदवार हैं वहाँ हम लड़ा के इलेक्शन लड़ें। हमें उम्मीद नहीं कि हमारी किसी अलायंस हो पाएगी। अलायंस अगर होगी तो कोई छोटी छोटी पार्टियों से हम कर सकते हैं। अच्छा, एक सेंट्रल विस्टा से जुड़ा हुआ ही सवाल था। सेंट्रल विस्टा इसलिए क्योंकि जहन में आया, सेंट्रल विस्टा का तो विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई की जब बात आई तो ये आमदार भवन वगैरह को लेकर इतना विरोध क्यों नहीं होता, क्योंकि वो उसमें भी तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। नहीं, ये तो ज़रूरी चीज़ है ना। आमदार, हम थोड़े दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में जो एमपीज़ रहते हैं उनके बंगले के लिए घर के क्यों कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये जो नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी इमारतें जो आज भी बहुत शानदार इमारतें हैं, बहुत सारी इमारतें वहाँ पर हैं, हेरिटेज, सब हेरिटेज तोड़ करके, या कानून है हेरिटेज को संभालना है, ये सब तोड़ के नई इमारत बनाना चाहते हैं। तो ये आमदार निवास अगर आमदार निवास तो अगर नहीं है तो बनाओ ना, इसमें कौन मना करता है। पार्लियामेंट हाउस अगर बनाया ठीक ठाक है तो उसे नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं, ये तो गिर रहा था, तो टपक रहा था यहाँ का, तो खराब हो चुका था, तो बनाया जा रहा है। ये थोड़े कोई इनको कि ये सिर्फ किसी नाम के लिए बनाया जा रहा है। ये तो पार्लियामेंट हाउस तोड़कर नया पार्लियामेंट बनाना, मतलब मोदी जी के ज़माने में पार्लियामेंट हाउस बना, इस सोच से बन रहा है ये। चलिए, बहुत सारे इश्यूज़ फिर आपसे चर्चा करेंगे। इस तरह के एक एनकाउंटर, तीखी बात जैसे कार्यक्रम आपके साथ दोबारा होंगे। मिराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुछ सवालात करने के लिए। हमारे साथ विनोद यादव जी, दैनिक भास्कर से के वरिष्ठ पत्रकार, उनके भी बड़े अच्छे सवालात रहे। आपका अबू आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, उस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जिससे लोग कतराते हैं, और आपने बिना तैयारियों के सारी बातें रखी। फ़िलहाल हम आपसे सभी से विदा लेते हैं। अबू आसिम आज़मी साहब से, विनोद यादव जी से या मेरा सिद्दीकी साहब से कोई सवाल छूट गए हों, उन सवालों को अगर अबू आसिम आज़मी साहब से आप करना चाहते हैं तो ज़रूर DRV न्यूज़ से संपर्क करें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कर दें। अबू आसिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।